चलो आज हम लोग का चैप्टर में तीसरा दिन है, मतलब तीसरा क्लास है। मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। किसका बात कर रहे बोले तो मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। इसका मतलब क्या है? मतलब जो तुमको रिटर्न भरने का बात है ना, रिटर्न भरने का बात मतलब बोला था जब लोग ITR पढ़ा, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ये जो ITR हम लोग जमा करेंगे ना, ये जो हम लोग ITR 1, ITR 2, ITR 3, ये सब जितने सारा सब ITR 4, ITR 5, 6, 7, ये सारा जो ITR है ये सब पे लोग भरने का फिलअप करने का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बोले? फिलअप का। मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। तो ये जो तुम जमा करोगे, किसको जमा करोगे बोले तो ये बोले तो बना कर तुम किसको जमा करोगे? ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारा इनकम टैक्स, ये सारा रिटर्न को तुम बनाकर किसको जमा करोगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करोगे। तो ये ITR 1 किसको जमा करना है? इनकम टैक्स। 2 किसको जमा करना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये जो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करेंगे तो कैसे जमा करेंगे, उसी का बात कर रहे हैं। जैसे तुम लोग को याद है, तुम लोग फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो या स्विगी से सामान मंगाते हो, तुमसे क्या पूछता है? मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट करना है? इंटरनेट बैंकिंग से कीजिएगा, डेबिट कार्ड से कीजिएगा, COD कीजिएगा, कैश ऑन डिलीवरी कीजिएगा, तरह तरह का रास्ता पेमेंट करने का। वैसे ही ITR जमा करने का अलग अलग रास्ता है। तो लोग देखो बुक में क्या रास्ता बोला, सबसे पहले तो क्या बोला? पेपर रिटर्न। कैसे जमा करोगे तुम? पेपर रिटर्न। उसके बाद तुम बस ये वाला तुम 2 चीज़ इसमें याद रखोगे, इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके बाद हम लोग क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न विथ डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटल सिग्नेचर। और फिर याद रखो, फिर थर्ड में क्या बोले तुम्हारे देखो, ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन फॉर्म। देखो क्या लिखा? ITR V। वो ITR रोमन 5 है, वो ITR V का मतलब क्या बोला? वेरिफिकेशन फॉर्म। तो हम ITR V क्या बोला? जब तुम ITR 1 जमा करोगे, ITR 2 जमा करोगे, 3 जमा करोगे, सब के बदले तुमको क्या मिलेगा? ITR V मिलेगा। ITR V को अलग से कोई फॉर्म नहीं है जो तुमको भर के जमा करना है। ITR 1 जमा किए, हाँ भाई जमा हुआ, उसका सबूत में क्या मिलेगा? ITR V मिलेगा, वेरिफिकेशन फॉर्म। और फिर उस वेरिफिकेशन फॉर्म को हम लोग को क्या करना पड़ता है? बैंगलोर, जो CPC बैंगलोर बोला, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, पूरे इंडिया में जितना भी रिटर्न भरेगा सबको कहाँ भेजने होगा? सबको बैंगलोर भेजने होगा। अब आजकल बैंगलोर भेजने का भी 2 तरीका हो गया। बुक में अभी तक वही वाले पुराने वाले लिखा है कि फिजिकली भेजना पड़ता है। अब आज के डेट में फिजिकली भेजने का बदली तुम उसको आधार OTP से भी वेरीफाई कर सकते हो। आधार, जो लोग अभी क्या नहीं, आधार नंबर पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे आधार नंबर पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो फिर उस ITR V को, वो ITR V को बैंगलोर फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं है। तुम ITR V जब भरोगे ना, उसमें लिंक आएगा E-वेरीफाई। क्या आएगा? E-वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई में बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन है कि आधार OTP। ऑप्शन बहुत सारे, EBC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, डिजिटल सिग्नेचर, फिर बैंक में एक तो कोड होता है, बहुत सारा रास्ता है E-वेरीफाई करने का। तुम लोग को आधार OTP मालूम होता है, वही चीज़ बोल रहा था। आधार OTP मतलब क्या है कि आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, तो हम जब उसको क्लिक करेंगे ना तो अपने आप उस मोबाइल नंबर में तुम्हारा OTP चले आएगा। हमको मोबाइल नंबर डालने का भी ज़रूरत नहीं रहता उसमें, जिसमें लिंक होगा वो ऑटोमेटिक जाएगा उसमें OTP जाएगा, तो हमको OTP दोगा, मारेंगे, हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई। मतलब इस फॉर्म को जो हम लोग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो E-वेरीफाई के लिए भेजना पड़ता था, अगर तुम्हारा आधार नंबर पे रजिस्टर्ड है तो भेजने की भी ज़रूरत तुमको बैंगलोर, तुम घर बैठे बैठे भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन समस्या है क्या आदमी लोग का, इतना सरकार आसान कर दी, घर बैठे बैठे भी बैंगलोर भेजने नहीं होगा। और बैंगलोर भेजने के लिए तुम लोग क्या करना होगा? पहले पोस्ट ऑफिस जाने होगा, वहाँ खत को लेटर भरोगे, ऊपर नाम लिखोगे, फ्रॉम टू लिख के तब न जाएगा बैंगलोर में। अपने आप तुम्हारा घर से तो नहीं चले जाएगा बैंगलोर, तब भेजने के लिए तो पहले पोस्ट ऑफिस जाने होगा। तो उसके लिए सरकार रास्ता आसान करके क्या करती है? आधार OTP। लेकिन अब आदमी लोग साथ मसला का है,
जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया था ना बाबू, वो मोबाइल तो सिम बंद हो गया है। तब जब वो बंद हो गया तब कैसे जाएगा उसमें OTP? जो मोबाइल नंबर था ना बाबू, तो बस में चोरी हो गया था मेरा, तो कैसे जाएगा आधार OTP? आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ये बात से वो क्लाइंट को एतराज़ नहीं है कि नहीं है, लेकिन जिसमें OTP जाएगा तो मोबाइल नंबर ही चोरी हो गया तो किसको जाएगा OTP? आसमान में घूमेगा क्या OTP? तुम कैसे दोगे उसको? तब फिर लास्ट रास्ता का है, फिर जो इसीलिए जो वेरिफिकेशन के जो फिजिकली नियम है वो अभी तक इन लोग ख़त्म नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी बहुत आगे है। ये लोग जितना भी नियम ला रहे हैं उसका बाद बोल रहा है मेरा बात तो ही नहीं है, मेरा बात तो नहीं है, चल ही रखा है। तो सबसे पहली बात सुनोगे, ये जो ITR 1 2 3 4 5 6 भरना है, आजकल क्या हो गया तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉनिकली है। पेपर फॉर्म मतलब पहले ITR 1 2 3 भरना, क्या बोला जाए उसको, हार्ड कॉपी में मिलता था। ITR 1 2 3 4 किस में मिलता था? हार्ड कॉपी में। उसको हम लोग को इनकम टैक्स ऑफिस से जाके लाना पड़ता था, उसको ला के फिर जीरोक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैनुअली तुम लोग कैसा आधार कार्ड सबका फॉर्म भरते हो, वैसे ITR का भी पहले पेपर फॉर्म था, ऐसा हार्ड कॉपी मिलेगा, उसका भर के जमा करोगे और फिर तुमको स्टैम्प मार के तुमको दे देगा, ठीक है। लेकिन मसला क्या हुआ, उसके बाद ये लोग सब इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया, सब क्या कर दिया, अभी पेपर फॉर्म हटा ही दिया। कुछ साल तक इलेक्ट्रॉनिकली पेपर दोनों चला, फिर कुछ साल के बाद ये लोग पेपर रिटर्न क्या किया, अब तुमको मैनुअली जमा ही नहीं कर सकते, खाली किस में जमा करोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन फिर अभी सुन रहे बात हो रहा है कि फिर पेपर फॉर्म आने के बाद चल रहा है, बीच में पेपर का बदली इलेक्ट्रॉनिकली लाया, फिर ये लोग अभी इलेक्ट्रॉनिकली हटा के क्या करने मारे, इलेक्ट्रॉनिकली रहेगा, फिर पेपर वाला सिस्टम क्या, फिर ये लोग लाने मांग रहा। तो पेपर फॉर्म में याद रखोगे तुम्हारा रिटर्न कैसा होगा बोलो तो मैनुअली होगा, और एक्नॉलेजमेंट भी कैसा होगा तुम्हारा मैनुअली होगा। पेपर फॉर्म पता भी नहीं तुम लोग देते हो कि नहीं देते पेपर फॉर्म में। पहले ऐसे पेपर फॉर्म होता था, ये हम लोग को हाथ से का सब कुछ फिलअप करना होता था। ITR भी है ना, लेकिन देखो कैसा है, हाथ का 12-13 का फाइल तो हाथ का, ये ITR भी हाथ का, उसके बाद ये सब जो है तो ग्रॉस वगैरह पहले ये सब पाला ना, लेकिन ये हाथ से फिलअप किया कि कंप्यूटराइज फिलअप, ये कंप्यूटराइज फिलअप। तो बहुत पहले तुम्हारे क्या करेंगे, पूरा पूरी पेपर फॉर्म, पूरा पूरी पेपर फॉर्म, ये तो खाली एक पेज है, खाली क्या है तुम्हारा एक पेज है, इसका पीछे इतना बड़ा गुच्छा होता है, वो जमा हो गया, और जमा होने के बाद जो सबूत है मेरे पास जो होगा रिसीविंग कॉपी, रिसीव है रिकवर, तो ये तुम्हारे का रिसीविंग कॉपी चलना है बात। लेकिन अब आज का डेट में क्या हो गया, देखो पेपर फॉर्म में क्या देख लो एक बार खाली, पहले ऐसे ही होता था पेपर फॉर्म में ITR V, पहले ऐसे ही जमा करने होता था, और जमा करते थे तो हम लोग का रिसीविंग कॉपी मिलता था, समझ में आए बात। लेकिन अब उसके बाद अब और आज का डेट में पूरा का पूरा क्या हो गया बोलो, ये कंप्यूटराइज फॉर्म हो गया, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज। और ये सब जो टोटल इनकम ये सब का लिखना है, ये सब कंप्यूटराइज है। लेकिन इन लोग आज भी लोग क्या क्या बोले थे, आज भी लोग ना इस सिस्टम को आज भी लोग रखा है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, और ये जमा करने के बाद, और इसमें जो ITR भी इसके बाद बोला हम लोग ITR भी, इसको तुमको साइन करवा के कहाँ भेजनी होगा बोला, उसको साइन करवा के कहाँ भेजनी है तुमको, CTC करता। और इसके नियम याद रखोगे, जो बाय कुरियर भेजना है ना, तुम किसी भी कुरियर से नहीं भेज सकते, DTDC, ब्लू कार्ड, प्रोफेशनल कुरियर, ये सब जो भी सबसे तुम नहीं दे सकते, वो सिर्फ और सिर्फ तुमको इंडियन पोस्ट ऑफिस से ही भेजना होगा। ये बात भी तुम्हें किताब में नहीं है, जो कितने दिन से काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में तुम ये ITR दे ही नहीं सकते, तुमको सिर्फ और सिर्फ किससे भेजनी होगा, वो जो सर्कल रेवेन्यू पोस्ट ऑफिस है, पार्क स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस है, जो सरकार का पोस्ट ऑफिस है, उसके थ्रू से तुमको क्या है उसको भेजनी होगा। तुम सोचोगे हमको हड़बड़ी, हम ब्लू डार्ट से भेज दें जल्दी पहुँच जाएगा, हमको जल्दी है DTDC भेज दे जल्दी पहुँच जाएगा, तुम DTDC ब्लू डार्ट से क्या नियम नहीं कि तुम भेजोगे। अब मोड ऑफ, अब उसके बाद देखो नीचे में क्या हो, कंपलसरी ई रिटर्न,
देखो क्या लिखा हुआ है, कंपलसरी ई रिटर्न। और इन लोगों के लिए लोग क्या कर दिया, कंपलसरी ई रिटर्न ही भेजने होगा। क्या उन लोग फिजिकली कर सकता है? कोई स्कीम ही नहीं है। देखो किन लोग के लिए कंपलसरी क्या है, कंपनी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और जो फर्म LLP HUF है और जिन लोग का ऑडिट होता है, ये सारा आदमी को तुमको क्या भेजना है बोलो, ये सारा आदमी को लोगों को कैसे भेजने होगा, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। अब फिर जिस इंडिविजुअल का क्या बोला, जिस इंडिविजुअल का टोटल इनकम प्रीवियस ईयर बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ एज ऑफ 80 ईयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस, तो उन लोग क्या बोला, जिन लोग का उम्र 80 साल के ऊपर हो गया वो लोग एनी ऑफ द गिवन मोड इस्तेमाल कर सकता है। एनी अदर पर्सन एनी मोड अदर देन पेपर मोड। तो इन शॉर्ट तुम याद रखोगे कि अब आज का डेट में लोग पेपर रिटर्न हटा दिए, सबको कहाँ जमा करना है, सबको इलेक्ट्रॉनिकली ही जमा करना है। उसके बाद ये जितना सारा इधर लिखा हुआ ना बाबू, इसको पूरा काट दोगे, ये पूरा 2 पेज को नीचे से नीचे क्या करोगे, इसको काट दोगे, तुमको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ से पूरा यहाँ तक तो क्या करोगे, काट दोगे। तो तुम्हारे एग्जाम में तुमको खाली एक तो चीज़ अगर याद रखोगे, खाली पॉइंट नंबर जो 6 है ना, उसको खाली इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पॉइंट नंबर 6 का। हाँ, उसको इसलिए पॉइंट नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है ना, उसमें एक तो अमेंडमेंट है। ये जो बाय पोस्ट ये लोग बोले ना, देखो लिखा हुआ है, वेर अ पर्सन हैज अपलोडेड इज रिटर्न विदाउट डिजिटल सिग्नेचर ही शुड सेंड ITR V ड्यूली साइन टू CPC बेंगलुरु। देखो लिखा हुआ है CPC बेंगलुरु थ्रू ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट। क्या लिखा है, ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट। तो तुम प्राइवेट कंपनी का तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। थ्रू ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट विद इन 30 डेज। बाबू 30 दिन को ना इम्पॉर्टेंट मार्क करोगे, 30 दिन को इम्पॉर्टेंट मार्क करोगे। सर आप 30 दिन को क्या इम्पॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि इससे पहले ये 120 दिन था ये रिटर्न। जिस दिन तुम रिटर्न फाइल किए, जिस दिन रिटर्न फाइल किए, वहाँ से सरकार तुमको कितना दिन का समय देता था, 120 दिन का समय देता था बैंगलोर भेजने के लिए। क्या बाबू ITR V भेजने में 120 दिन लग जाएगा? क्या बैंगलोर कितना दूर है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बैंगलोर, जिसके 120 दिन लग जाएगा? कि बैंगलोर इंडिया में ही है, ये दुनिया की बहुत दूर है। तो पहले का नियम में कितना दिन था बोला, विद इन 120 डेज था। अब ये लोग 120 दिन से हटा के कितना दिन कर दिया, सीधा धड़धड़ा के 30 दिन कर दिया। और अगर 30 दिन पार हो गया उसके बाद भी हिसाब है, रिटर्न करने का बाद वीडियो में नहीं बोलेंगे, खाली नियम के हिसाब से 30 दिन के अंदर तुमको ITR भेज देगा। उसके बाद भी कुछ नहीं बोला, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन 30 दिन भी अगर पार हो गए तो इसका हिसाब है, दूसरा हिसाब है करने का। क्योंकि इन लोग अभी क्या पता है, अगर तुम 30 दिन के अंदर ITR रिटर्न वेरीफाई के लिए नहीं भेजो, तुम्हारा ITR विल बी इनवैलिड माना जाएगा। ये बहुत बड़ा झमेला कर दिया था। तुम ITR फाइल कर दिए तो ITR हो गया ना जमा। ये लोग बोला अगर इस ITR अगर 30 दिन के अंदर बैंगलोर नहीं पहुंचा तो हम लोग आपका ITR क्या करेंगे, मान लेंगे कि आप जमा नहीं किए। आप जमा किए हैं लेकिन फिर भी आप 30 दिन के अंदर बैंगलोर में भेजे तो हम लोग ये मानेंगे कि आप ITR 1 2 3 पर कुछ भी आप जमा ही नहीं किए सरकार को। तो जब तक ये ITR वेरीफाई नहीं होगा बैंगलोर से, तब तक वो ITR माना ही नहीं जाएगा कि सुधा। इसीलिए तुम लोग को पता है, जब ये ITR जमा करोगे ना, मतलब जब ITR जनरेट होता है PDF, उसमें क्या लिखा रहता है पता है, दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ ITR सबमिशन। बड़का बड़का करके लिखा हुआ है, दिस इज लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ प्रूफ। मसला क्या लास्ट लाइन में लिखा हुआ, ऊपर जितना बड़ा इनकम टैक्स लिखा हुआ ना, तो आदमी लोगों ने देखा लास्ट लाइन पढ़ी रहा नहीं है, कोई बुक में इन लोग लिखा नहीं है, हो सकता है बाद में लिखे हो लोग। चलो अब उसके बाद होगा वो टाइम लिमिट, वो तो हम लोग पढ़ा चुके हैं। टाइम लिमिट का लिए एक बार बोल दो फटाफट। 31 जुलाई किन लोगों के लिए वो एनी इंडिविजुअल HUF इन लोग जमा करेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल का अगर ऑडिट होता होगा तो फिर 30 सितंबर। और जितना कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इन लोग सबका कितना तारीख को जाकर 30 सितंबर। चाहे उन लोग को ऑडिट कंपलसरी है। कंपनी के केस में तो ऑडिट क्या है बाबू, कंपलसरी याद रखो। वो जेब कलर वाला लिमिट है ना, वो इंडिविजुअल के लिए। कंपनी के लिए कंपनी बनाने का मतलब होता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, भले से नहीं भी तुम्हें माने बहुत पैसा है, उसको ऑडिट तुमको इवन, हम बहुत बड़ा लाइन एक तो बोलने जा रहे हैं, इवन इन द केस ऑफ लॉस, इवन इन द केस ऑफ
अगर तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम माइनस आता है ना तो भी तुमको ऑडिट क्या तो भी कराना। कैन यू इमेजिन ऑडिट कराने के लिए सीए को पैसा देने होगा। एक तो तुम्हारा इनकम माइनस में, उसके बाद भी उसको पैसा दे के क्या तुमको ऑडिट करवाना होगा। ऐसा भी नहीं बोला है कि प्रॉफिट होगा तो कराना है, मतलब 1 रुपये भी प्रॉफिट होगा तो कराना है, 2 रुपये प्रॉफिट होगा तो कराना है, 1.5 लाख 2 लाख प्रॉफिट हो तो भी कराना है। ये लोग कितना बड़ा बात लिखा गया है, लॉस भी होगा तो भी कराना है। मतलब लॉस हुआ तो प्रूफ दिखा कि लॉस हुआ, क्योंकि आजकल आदमी लोग खतरनाक हो गए। ये सब क्वेश्चन देख लो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आया है, एक बार पढ़ लो खाली। जो क्या बोला, व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ऊपर जो तुम्हारा ड्यू डेट है 30 सितंबर 31 अक्टूबर, ये सबको क्या करोगे, याद कर लोगे। हम लोग 30 सितंबर का है बोल रहे थे, 31 अक्टूबर लिखा हुआ है यार। देखो 31 अक्टूबर है। वेयर अकाउंट्स ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। बोला अगर ऑडिट कराना है तो लोग को कितना तारीख है, 31 अक्टूबर। अब ठीक से ध्यान दोगे, देखो पुराना वाला बुक में क्या है 30 सितंबर है, और नया वाला बुक में तुम्हारा कितना 31 अक्टूबर है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। ये जो 31 अक्टूबर हुआ ना, इसको तुम लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। क्या है बोलो तो, बोला अगर अकाउंट्स ऑडिट होगा तो कितना हो तुम्हारा 31 अक्टूबर होगा। 30 नवंबर वैसे ही 30 नवंबर है, और 31 जुलाई क्या है, हाँ कॉपी में भी चेंज कर लो तुम लोग, 31 जुलाई। हाँ 30 सितंबर का 31 अक्टूबर कर दो, तुम लोग कॉपी में नहीं होता है। चलो इधर देखो, उसके बाद नीचे क्वेश्चन देखो। मिस्टर गौतम सिन्हा इज इनकम अंडर द हॉट प्रॉपर्टी सैलरी इनकम सोर्स। ही इज टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय हिम। बोलो मिस्टर गौतम सिन्हा का ड्यू डेट क्या होगा। बोला मिस्टर गौतम सिन्हा का इनकम है हॉट प्रॉपर्टी से, सैलरी से, अदर सोर्स है। बोलो उसको अपना रिटर्न जमा करना है, टीआर जमा करना है ज़िंदगी में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय हिम। तो बोले इसका ड्यू डेट कितना होगा। पहले तुम लिखोगे, देखो मिस्टर गौतम सिन्हा को तो इनकम नहीं बताया, चार्ट तो बात जरूर बोली जाओ थोड़ी देर कमाए, भाई कितना कम है वो ना बोलेगा क्या, तो कहाँ से कम है उससे हमको काट लगेगा। हाँ तो तुम बोलोगे अगर ऑडिट नहीं होगा तो इसका ड्यू डेट कितना होगा। बोलो 31 कितना होगा, बोलो जुलाई 23। और अगर ऑडिट होगा तो फिर लोग का डेट कितना आ जाएगा, बोलो 31 अक्टूबर 2023। समझ में आए बात। तो तुमको इसका 2 ड्यू डेट लिखने होगा, क्योंकि इंडिविजुअल का 2 ड्यू डेट है, 31 जुलाई भी है 31 अक्टूबर भी है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, व्हाट आर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल। तो लास्ट डेट क्या है, फिर वैसे ही तुमको आंसर लिखने होगा। अगर इंडिविजुअल का इनकम 1 करोड़ से कम है, मतलब ऑडिट अगर नहीं हो रहा तो 31 जुलाई, और अगर उसका ऑडिट हो रहा तो 31 अक्टूबर। फिर क्या बोला, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन बाय इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी ओनली। तो सिर्फ सैलरी से कमा रहा तो उससे क्या लेना देना। तो तुम फिर से बात बोले, एक ही आंसर को, इसकी आंसर है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। बस उसको लोग घुमा घुमा कर क्या लिखा है तुम्हारा, अलग अलग खाली नाम बोला बस, और कुछ नहीं। अब ये वाला ध्यान है बाबू, और 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, 31 जुलाई अगर ऑडिट नहीं हो रहा है, और अगर उसका ऑडिट होगा तो 30। हाँ तो दोनों आंसर तुमको लिखने होगा, पहले तुमको लिखने होगा इफ द मिस्टर गौतम,
हाँ 2 लाइन सेंटेंस के साथ बना कर लिखना। अब उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक आएंगे, व्हेन अ रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड। ये भी